हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से संकल्पित होकर के कार्य कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं पूंजी बाजार से संबंधित अवधारणाएं, कंसेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। यह टॉपिक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या वनडे एग्जाम हो, सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूंजी बाजार से संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए या किसी भी प्रतियोगी छात्र के लिए, यहां तक कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी पूंजी बाजार की एबीसीडी को जानना, समझना अति आवश्यक है। उसको जानना चाहिए। थोड़ी सी रुचि अगर अर्थव्यवस्था में है तो पूंजी बाजार से उसे एक अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पूंजी बाजार क्या हो, पूंजी बाजार के उपकरण क्या, शेयर की बात हम करते हैं, डिवेंचर की बात करते हैं, बॉन्ड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, सिप की बात करते हैं, तरह तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आजकल प्रचलन में, सबके बारे में वन बाय वन करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पूंजी बाजार हमें डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का एक प्रारूप है। वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार हम इसकी बात, पूंजी बाजार और मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार पूंजी बाजार का वह प्रारूप है जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, नकदी का लेन देन होता है। मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का वह भाग है जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है और नकदी का लेन देन होता है। मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित। मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित। असंगठित मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के दो भाग हैं, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। तो अब प्रश्न उठता है कि संगठित मुद्रा बाजार में एक कंपोनेंट क्या है। तो संगठित मुद्रा बाजार का कंपोनेंट पहला आरबीआई, दूसरा सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य, तीसरा वाणिज्यिक बैंक, चौथा वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां। यह संगठित मुद्रा बाजार के कंपोनेंट हैं। संगठित मुद्रा बाजार के कंपोनेंट आरबीआई, सरकारें, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां। अंडरस्टूड। यह संगठित मुद्रा। जब असंगठित मुद्रा बाजार की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम कहते हैं साहूकार एवं महाजन। साहूकार एवं महाजन,
फिर इसके बाद सगे संबंधी, चाहे वो मित्र हो रिश्तेदार हो, इनकी बात। फिर इसमें आता मनी लेंडर्स या पूंजी बाजार के यह प्रारूप है, कंपोनेंट सॉरी असंगठित मुद्रा बाजार के कंपोनेंट है। असंगठित मुद्रा बाजार में साहूकार एवं महाजन, सगे संबंधी, मनी लेंडर्स मुख्य तौर पर आते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के शीर्ष पर आरबीआई है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है, तो भारतीय मुद्रा बाजार को रेगुलेट करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई इज एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट। आरबीआई इज एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो मुद्रा बाजार के दो भाग हैं, संगठित और असंगठित मुद्रा। मुद्रा बाजार में नकदी का लेन देन होता, पहले से ही चली आ रही परिभाषा के अनुसार मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता। मुद्रा बाजार अल्पकाल के लिए धन उपलब्ध कराता, लेकिन वर्तमान में मुद्रा बाजार दीर्घकाल के लिए भी धन उपलब्ध कराने लगा। भारतीय मुद्रा बाजार को द्विशासित कहा जाता। द्विशासित का मतलब है कि दो लोगों द्वारा शासन किया जाना। तो भारतीय मुद्रा बाजार को द्विशासित कहने के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि भारतीय मुद्रा बाजार पर एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भी नियंत्रण यहाँ पर करता। दूसरी तरफ भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भी नियंत्रण करता, इसलिए द्विशासित है। संगठित मुद्रा बाजार के कंपोनेंट आरबीआई, सरकारें, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी। असंगठित क्षेत्र में साहूकार, महाजन, सगे संबंधी, मनी लेंडर्स है। मनी मार्केट्स के उपकरणों को आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हमारा मुख्य फोकस है कैपिटल मार्केट को लेकर के। तो अब हम चलते हैं पूंजी बाजार, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार के संदर्भ में कहा जाता है कि पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का एक प्रारूप है, जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जहां दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में धन का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कैपिटल मार्केट, आपका उत्तर होना चाहिए पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का एक प्रारूप है, जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में धन का लेन देन होता है। पूंजी बाजार औद्योगिक विकास के लिए धन उपलब्ध कराने का काम करता। औद्योगिक विकास की आधारशिला पूंजी बाजार पर ही है। पूंजी बाजार को दो भागों में हम बांटते हैं। पूंजी बाजार को हम दो भागों में, एक प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राइमरी पूंजी बाजार और दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार। द्वितीयक पूंजी बाजार, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। पहला प्राथमिक पूंजी बाजार, दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी कैपिटल मार्केट
is to be also called stock exchange, शेयर मार्केट। द्वितीयक पूंजी बाजार को स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता। व्यवहारिक रूप में लोग शेयर मार्केट भी इस नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड यह प्रॉब्लम। तो प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार के बारे में हम चर्चा अभी आपके साथ कर रहे हैं। जो प्राथमिक पूंजी बाजार है, प्राथमिक पूंजी, यह द्वितीयक पूंजी बाजार के लिए आधारशिला का काम करता, फाउंडेशन का काम करता। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का वह प्रारूप है जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जहां दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में धन का लेन देन होता। पूंजी बाजार औद्योगिक विकास के लिए धन उपलब्ध कराने का काम करता है। पूंजी बाजार के दो भाग हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। तो प्राथमिक पूंजी बाजार जो है द्वितीयक पूंजी बाजार के लिए फाउंडेशन का काम करती है। प्राथमिक पूंजी बाजार का बिखरा हुआ स्वरूप है। प्राथमिक पूंजी बाजार का कोई निश्चित स्थान या आकार नहीं होता। प्राथमिक पूंजी बाजार का कोई निश्चित स्थान या आकार नहीं होता है। प्राथमिक पूंजी बाजार के संदर्भ में कहा जाता है कि यह फैला हुआ है। पूंजी बाजार का यह असंगठित स्वरूप है। जब किसी कंपनी द्वारा सार्वजनिक इशू लाया जाता, पब्लिक इशू लाया जाता, और वह पब्लिक इशू लाया जाता और उसके माध्यम से कंपनी द्वारा लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित किया जाता, उनको आमंत्रित किया जाता। तो जिन जिन क्षेत्रों के लोग उसमें निवेशित करते हैं, पूंजी लगाते हैं, वह सभी क्षेत्र प्राथमिक पूंजी बाजार के अवयव कंपोनेंट माने जाएंगे। प्राथमिक पूंजी बाजार बिखरा हुआ। प्राथमिक पूंजी बाजार के बारे में कहा जाता है कि पूंजी बाजार का वह भाग जहां कंपनी द्वारा सार्वजनिक इशू लाए जाने की प्रक्रिया पूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पूंजी बाजार का नाम देते हैं। प्राथमिक पूंजी बाजार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, शेयर डिबेंचर अलॉटमेंट होने के बाद, कंपनियों को अपने प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना पड़ता है और यहीं से द्वितीयक पूंजी बाजार की प्रक्रिया शुरू होती है। द्वितीयक पूंजी बाजार को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता। यह पूंजी बाजार का एक संगठित प्रारूप है। यह पूंजी बाजार का एक सुव्यवस्थित प्रारूप है। संगठित पूंजी बाजार के द्वितीयक पूंजी बाजार का निश्चित आकार होता, स्थान होता। पूंजी बाजार का वह स्वरूप द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता। जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता, उसे हम द्वितीयक पूंजी बाजार कहते हैं। अंडरस्टूड? पूंजी बाजार का वह प्रारूप द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है जहां पूंजी बाजार का वह प्रारूप द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता। द्वितीयक पूंजी बाजार एक निश्चित स्थान पर अवस्थित होता। द्वितीयक पूंजी बाजार एक कंपनी के रूप में काम करता। द्वितीयक पूंजी बाजार एक निगम के रूप में काम करता।
द्वितीयक पूंजी बाजार का सब कुछ प्रक्रिया व्यवस्थित एवं संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। द्वितीयक पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज कहलाता, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज example of secondary capital market. National stock exchange is example of secondary capital market. तो द्वितीयक पूंजी बाजार का एक निश्चित स्थान होता, आकार होता, एटसेट्रा। तो द्वितीयक पूंजी बाजार के लिए रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जाती है। पूंजी बाजार के लिए रेगुलेटरी बॉडी सेबी है। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है। पूंजी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एपेक्स बॉडी सेबी है। बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए एपेक्स बॉडी इरडा है। बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए एपेक्स बॉडी इरडा है। तो मित्रों, भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में 3 रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आरबीआई मनी मार्केट, सेबी कैपिटल मार्केट और इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह 3 रेगुलेटरी बॉडीज भारत में फाइनेंशियल सेक्टर में मुख्य तौर पर काम करती हैं। तो आपको पूंजी बाजार का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहां तक मैं समझता हूं, पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। पूंजी बाजार का में दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में धन का लेन देन होता। पूंजी बाजार को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट असंगठित रूप में होता। पूंजी बाजार का वह क्षेत्र जहां सार्वजनिक निर्गम की प्रक्रिया, पब्लिक इशू की प्रक्रिया संपन्न होती है, वह प्राइमरी कैपिटल मार्केट कहा जाता। द्वितीयक पूंजी बाजार संगठित रूप में होता, स्कैटर्ड नहीं होता, फैला हुआ नहीं होता, बिखरा हुआ नहीं होता, एटसेट्रा। द्वितीयक पूंजी बाजार एक कंपनी के रूप में काम करता है, एक निगम के रूप में काम करता। द्वितीयक पूंजी बाजार में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता। द्वितीयक पूंजी बाजार को स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है द्वितीयक पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण। पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण। पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण। मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, मेजर टूल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो पूंजी बाजार में मुख्य रूप से 3 इंस्ट्रूमेंट पहले प्रचलन में थे, शेयर, डिवेंचर, तीसरा बंध पत्र, बॉन्ड जिसे कहते हैं आप। वर्तमान में म्यूचुअल फंड भी पूंजी बाजार के एक उपकरण के रूप में कार्य कर। तो आज हम इनको ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कैपिटल मार्केट के मेजर टूल्स हैं, शेयर, डिवेंचर, बंध पत्र और म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर क्या होता है, जिसकी हिंदी होती है अंश पत्र होती है। शेयर की हिंदी क्या होती है? अंश पत्र होती है। शेयर की हिंदी
अंश पत्र होते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। शेयर क्या है, शेयर कितने प्रकार के होते, इनके बारे में हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। देखिए, जब किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी को छोटे से छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग शेयर कहलाता है और इसके धारक को शेयर धारक कहलाता। शेयर का मतलब हिस्सेदारी से होता, शेयर का मतलब हिस्सेदारी से होता, शेयर होल्डर हिस्सेदार होता है कंपनी में। जब किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी को छोटे से छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग शेयर कहलाता है और उसके धारक को शेयर धारक कहा जाता है। अंडरस्टूड। फिर एक बार, जब किसी कंपनी के अधिकृत पूंजी को छोटे से छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग शेयर कहलाता है और से उसके बियरर को, होल्डर को शेयर धारक कहा जाता है। उसके बियरर को, उसके होल्डर को शेयर धारक कहा जाता है। अंडरस्टूड। शेयर धारक को कंपनी द्वारा लाभांश दिया जाता, डिविडेंड दिया जाता। जब किसी कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी द्वारा अपने लाभ का एक हिस्सा शेयर धारकों में बांटा जाता है। जब किसी कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी द्वारा अपने लाभ का एक हिस्सा शेयर धारकों में बांटा जाता जिसे लाभांश कहा जाता है। तो शेयर होल्डर को कंपनी लाभांश देती है। शेयर होल्डर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेता। शेयर होल्डर कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करता, कंपनी की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है थ्योरेटिकली। तो आपसे कहा जाए कि शेयर क्या, तो आपका ना, शेयर एक विशेष प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जब किसी कंपनी के अधिकृत पूंजी को छोटे से छोटे भागों में बांट दिया जाता तो प्रत्येक भाग शेयर कहलाता है और उसके धारक को शेयर धारक कहा जाता है। शेयर धारक कंपनी का स्वामी होता, ओनर होता, कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करता, कंपनी के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होता। कंपनी को जब लाभ होता है तो कंपनी अपने लाभ में से शेयर धारकों को एक हिस्सा देती है जिसे लाभांश कहा जाता। शेयर धारक कंपनी के जीवन काल में कभी भी कंपनी से अपनी पूंजी वापस नहीं मांग सकता। अगर कोई शेयर होल्डर चाहता है कि हम कंपनी का शेयर धारक नहीं रहे तो अपने शेयर मार्केट में वह बेच करके कंपनी से अलग हो सकता, परंतु वह कंपनी से पूंजी वापस नहीं मांग सकता। अंडरस्टूड। तो यह शेयर धारक के संदर्भ में मैंने आपके साथ जिक्र किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेयर को दो भागों में बांटा जाता है। सामान्य तौर पर शेयर को दो भागों में बांटा जाता है। शेयर के दो भाग होते। पहला समता शेयर, जिसे अंग्रेजी में इक्विटी शेयर कहा जाता है। दूसरा वरीयता प्राप्त शेयर, वरीयता प्राप्त शेयर। इक्विटी शेयर
and preferential share. Generally, share classified into two groups: समता share, equity share and preferential share. ऐसे शेयर धारकों को ऐसे शेयरों को समता शेयर कहा जाता है जिन पर निश्चित लाभांश की गारंटी नहीं होती है। ऐसे शेयरों को समता शेयर कहा जाता जिनको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है, कंपनी की पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करने की यह क्षमता रखते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे शेयरों को समता शेयर कहा जाता है जिन्हें निश्चित लाभांश प्राप्त करने की गारंटी नहीं होती है। ऐसे शेयर धारक जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेते हैं, कंपनी की नीति निर्माण प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उन्हें समता शेयर कहा जाता है। दूसरा है वरीयता प्राप्त शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। ऐसे शेयर सामान्य तौर पर हम कह देते हैं कि ऐसे शेयरों को समता प्रेफरेंशियल शेयर कहा जाता है जो समता शेयर नहीं होता, लेकिन यह कंप्लीट परिभाषा नहीं है। ऐसे शेयर को प्रेफरेंशियल शेयर कहा जाता जिन्हें दो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर धारकों को कंपनी द्वारा दो स्पेसिफिक राइट दिया गया होता है। वह राइट है क्या? पहला राइट, इनको निश्चित संचित लाभांश प्राप्त करने की गारंटी होती है। इनको सर्टेन कम्युलेटेड डिविडेंड पाने की गारंटी होती है। अगर कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं भी हुआ तो भी उस वर्ष का लाभांश जोड़ करके वह अगले वर्ष देगी। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को उनकी निवेशित पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश प्रदान किया जाता। यह लाभांश अनिवार्यतः प्रदान किया जाता। यह लाभांश अनिवार्यतः प्रदान किया जाता है और कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं भी हुआ तो भी कंपनी उस वर्ष का लाभांश जोड़ करके अगले वर्ष देती है, इसलिए कम्युलेटेड। तो पहला अधिकार हुआ निश्चित संचित लाभांश प्राप्त करने की गारंटी। दूसरा यहां पर अधिकार है कि कंपनी के विघटन की स्थिति में कंपनी सबसे पहले अपने ऋणदाताओं की पूंजी लौटाती है, उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की पूंजी लौटाती है। आप कह सकते हो कि कंपनी के विघटन की स्थिति में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को अपनी पूंजी प्राप्त करने में समता शेयर धारकों के ऊपर वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। यह दो राइट्स जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को निश्चित लाभांश की कोई गारंटी नहीं होती है, न उन्हें अपनी पूंजी वापस प्राप्त करने में उनको प्राथमिकता दी जाती है। अंडरस्टूड? तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। ऐसे शेयरों को इक्विटी शेयर पर निश्चित लाभांश की गारंटी नहीं होती है, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर में निश्चित लाभांश की गारंटी होती है। इक्विटी शेयर होल्डर को पूंजी प्राप्त करने की प्राथमिकता नहीं दी गई होती है विघटन की स्थिति में, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को
द्वितीयक वरीयता दी गई। अंडरस्टूड। शेयर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों जारी कर सकती हैं। शेयर सरकारी कंपनी भी जारी करती हैं, शेयर निजी कंपनी भी जारी करती हैं। इन्हें दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। तो इनको दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। अंडरस्टूड। तो अब मैंने आपको अभी शेयर बताया, अभी हमने सामान्य शेयर का वर्गीकरण डिस्कस किया। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे शेयर के अनेक प्रारूप हैं। वोलेटाइल शेयर क्या है, कंट्रेरियन शेयर क्या है, डिवेंचर आपका राइट शेयर क्या है, बोनस शेयर क्या है, ब्लू चिप शेयर एक्सेट्रा, तमाम पहलुओं पर अभी हम आपके चर्चा। लेकिन अभी हम थोड़ा डिवेंचर भी डिस्कस कर लें। हाँ, एक फैक्ट और याद रखना, किसी भी कंपनी द्वारा प्रेफरेंशियल शेयर अधिकतम 10% जारी किया जा सकता, इससे अधिक प्रेफरेंशियल शेयर किसी कंपनी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिवेंचर, जिसे हिंदी में ऋण पत्र कहा जाता है। डिवेंचर, इसकी हिंदी होती है ऋण पत्र। डिवेंचर, ऋण पत्र। प्रश्न है कि व्हाट इज डिवेंचर, डिवेंचर क्या, हु इशूज डिवेंचर, डिवेंचर किसके द्वारा जारी किया जाता है, डिवेंचर के संदर्भ में नियम कौन बनाता है। तो डिवेंचर के संदर्भ में नियम सेबी द्वारा बनाया जाता। पूंजी बाजार के उपकरणों के संदर्भ में नियम सेबी द्वारा बनाया जाता, बिकॉज सेबी रेगुलेटरी बॉडीज है कैपिटल मार्केट की, इसलिए। तो अब प्रश्न उठता है कि डिवेंचर क्या होता है। किसी कंपनी द्वारा लोगों से लिए जाने वाले ऋण को, किसी कंपनी द्वारा पूंजी बाजार से लिए जाने वाले ऋण को जब छोटे से छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक भाग डिवेंचर कहलाता है और इसके धारक को डिवेंचर होल्डर कहते हैं। किसी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले ऋण के छोटे से छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो इसे डिवेंचर कहते हैं और इसके धारक को डिवेंचर होल्डर कहते हैं। डिवेंचर पूंजी बाजार से ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण है। डिवेंचर एक विशेष प्रकार का फाइनेंशियल टूल्स है जिसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयां, वित्तीय निगमें, वित्तीय संस्थाएं पूंजी बाजार से ऋण के रूप में पूंजी प्राप्त करती। डिवेंचर प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किया जाता, डिवेंचर सरकारी कंपनियों द्वारा नहीं जारी किया। डिवेंचर पर एक निश्चित प्रतिशत से रिटर्न की गारंटी दी जाती है। डिवेंचर होल्डर को एक सर्टेन परसेंटेज एनुअल रिटर्न प्राप्त करने की गारंटी होती। डिवेंचर होल्डर को एक निश्चित समय बाद उसकी पूंजी वापस लौटा दी जाती है। डिवेंचर होल्डर को एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है। डिवेंचर होल्डर को एक निश्चित समय बाद उसकी पूंजी वापस कर दी जाती है। डिवेंचर सामान्यतया 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के लिए जारी किया जाता। विशेष परिस्थितियों में सेबी द्वारा इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इससे अधिक अवधि के लिए भी जारी करने की अनुमति दी जा सकती।
तो आपसे प्रश्न पूछा जा, डिवेंचर कौन जारी करता? डिवेंचर निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां, वित्तीय कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है। डिवेंचर क्या? डिवेंचर एक विशेष प्रकार का फाइनेंशियल टूल्स है जिसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयां, वित्तीय संस्थाएं पूंजी बाजार से ऋण के रूप में पूंजी प्राप्त करती हैं। जब पूंजी बाजार से प्राप्त किए जाने वाले ऋण को छोटे से छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता तो प्रत्येक भाग डिवेंचर कहलाता और उसके धारक को डिवेंचर होल्डर कहते। अंडरस्टूड? उसके धारक को डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर और शेयर में अंतर क्या? शेयर होल्डर इज ओनर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर इज नॉट ओनर ऑफ कंपनी। डिवेंचर होल्डर इज डिबेटर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी का स्वामी होता, डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए ऋणदाता होता। शेयर होल्डर को एनुअल सर्टेन परसेंट रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, डिवेंचर होल्डर को गारंटी होती है। शेयर पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी और निजी दोनों कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता, परंतु डिवेंचर केवल प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किया जाता। अंडरस्टूड? डिवेंचर होल्डर को कंपनी के विघटन की स्थिति में उसकी पूंजी प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाती, लेकिन शेयर होल्डर को यह प्राथमिकता नहीं दी जाती। अंडरस्टूड? अब हम डिवेंचर का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं। डिवेंचर को दो भागों में बांटा जाता, परिवर्तनीय डिवेंचर, परिवर्तनीय ऋण पत्र, परिवर्तनीय ऋण पत्र, और दूसरा अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। डिवेंचर को दो भागों में बांटा जाता है, परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसको दो भागों में बांटा जाता। अब हम आते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर पर। ऐसे डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है। ऐसे डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है जिसे एक निश्चित समय बाद शेयर में बदलने का प्रावधान होता है। ऐसे डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता जिसे एक निश्चित समय बाद शेयर में बदल दिया जाता, उसे कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता। कन्वर्टेबल डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं, आंशिक और पूर्ण। आंशिक पार्शियल कन्वर्टेबल और पूर्ण परिवर्तनीय। आंशिक और पूर्ण परिवर्तनीय, पार्शियल कन्वर्टेबल एंड फुल्ली कन्वर्टेबल। परिवर्तनीय ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंशिक और दूसरा है पूर्ण, पार्शियल डिवेंचर एंड फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। पार्शियल कन्वर्टेबल और फुल्ली कन्वर्टेबल। तो हमने अभी कहा कि ऐसे डिवेंचर को ऐसे डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता जिन्हें एक निश्चित समय बाद शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता, बदल दिया जाता, उसे पार्शियल कन्वर्टेबल, उसे कन्वर्टेबल कहा जाता।
जब डिवेंचर का कुछ भाग ही शेयर में बदला जाता तो इसे आंशिक परिवर्तनी कहा जाता। सपोज दैट किसी के पास 500 डिवेंचर है, इसमें से 200 डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट किया गया, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर टोटल डिवेंचर हो 500 का 500 डिवेंचर शेयर में बदल दिया गया, 500 का 500 डिवेंचर शेयर में बदल दिया गया, तो इसे फुल्ली कन्वर्टेबल कहा जाएगा। क्लियर हुआ? हमने कहा कि आंशिक डिवेंचर, आंशिक परिवर्तनीय डिवेंचर में डिवेंचर का कुछ भाग ही शेयर में बदला जाता, जबकि फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर में संपूर्ण डिवेंचर को शेयर में बदल दिया। जब किसी कंपनी द्वारा पब्लिक इशू लाया जाता, डिवेंचर लाया जाता, तो उस समय कंपनी जो अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, चले उस प्रॉस्पेक्टस में विवरण पत्र में कंपनी मेंशन की होती है कि आवर डिवेंचर विल बी कन्वर्टेबल और आवर डिवेंचर विल बी नॉन कन्वर्टेबल। जब कंपनी डिवेंचर को शेयर में बदल देती है तो उस पर डिविडेंड देना बंद कर देती है। जब डिवेंचर को शेयर में बदल दिया जाता तो डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर बन जाता। अंडरस्टूड? अब आप देखो अगला, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता जिनको शेयर में बदलने का प्रावधान नहीं होता, जिन्हें कंपनी द्वारा एक निश्चित समय के बाद कंपनी की द्वारा डिबेंचर होल्डर की पूंजी वापस लौटा देती है। डिबेंचर होल्डर से उसने जो ऋण लिया उस ऋण को वह वापस लौटा देती है। अंडरस्टूड? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, हमने कहा कि ऐसे ऋण पत्र को अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता जिन्हें शेयर में बदलने का कोई प्रावधान नहीं होता। एक निश्चित समय के बाद कंपनी उसकी पूंजी को लौटा देती है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ तो डिवेंचर को दो भाग के प्रमुख हमने बताया, परिवर्तनीय डिवेंचर और अपरिवर्तनीय डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। यहां से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हम एक शब्द कई बार प्रयोग किए, सार्वजनिक निर्गम, पब्लिक इशू। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर दे। सार्वजनिक निर्गम, पब्लिक इशू, इसे सार्वजनिक प्रस्ताव भी कहा जाता है। सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव, पब्लिक इशू ऑफर। देखिए, सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव का मतलब है जब किसी कंपनी द्वारा लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का खुला ऑफर दिया जाता है तो इसे सार्वजनिक प्रस्ताव, सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव कहा जाता है। जब किसी कंपनी द्वारा लोगों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता, खुला ऑफर दिया जाता, तो इसे पब्लिक ऑफर कहा जाता। जब कंपनी इस संदर्भ में मार्केट में निमंत्रण पत्र जारी करती है, विवरण पत्र जारी करती है, तो इसे इशू कहा जाने लगता है कि उसने पब्लिक इशू लाई है। तो पब्लिक इशू एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कंपनी द्वारा लोगों को अपनी कंपनी में धन निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाता। अंडरस्टूड?
अब हम आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव को के मुख्य रूप से पब्लिक इशू के दो भाग होते हैं। एक आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो अप पब्लिक ऑफर। जब किसी कंपनी द्वारा पहली बार पब्लिक इशू लाया जाता, जब किसी कंपनी द्वारा पहली बार पब्लिक इशू लाया जाता, अर्थात पहली बार कंपनी आम लोगों से धन प्राप्त करने के लिए आमंत्रण पत्र जारी करती है, प्रस्ताव लाती है, तो दैट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता। अंडरस्टूड? एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर। जब किसी कंपनी द्वारा आईपीओ लाने के बाद, आईपीओ लाने के कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद पुनः पब्लिक इशू लाया जाता है, तो इसे एफपीओ कहा जाता। जब पहली बार लाने के बाद भविष्य में दोबारा तिबारा पब्लिक इशू लाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहा जाता। अंडरस्टूड? तो पब्लिक इशू के माध्यम से औद्योगिक इकाइयां पूंजी बाजार से धन प्राप्त करती है, अपनी कंपनी में लोगों को धन निवेशित करने के लिए आमंत्रित करती है, उनको प्रोत्साहित करती है। तो पब्लिक इशू के दो भाग हुए, इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम और फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो क्लियर हुआ? तो अभी हमने आपके साथ डिवेंचर डिस्कस किया, शेयर डिस्कस किया। डिवेंचर और शेयर की मीनिंग अभी हमने आपके साथ साथ बताया। शेयर और डिवेंचर की एबीसीडी हमने आपके साथ डिस्कस किया। आगे के लेक्चर्स में जो मुख्यतया कल होगा, मैं संभव, हम आपके साथ शेयर के विभिन्न प्रारूप डिस्कस करेंगे, डिवेंचर के विभिन्न प्रारूप डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम म्यूचुअल फंड पर आएंगे, बॉन्ड पर आएंगे। तो यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण चल रहे हैं। तो अभी हमने आपके साथ शेयर और डिवेंचर की एबीसीडी आपको बताने का प्रयास किया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वह एबीसीडी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। मित्रों, आप से मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर का अवलोकन करें, सुने, समझें, और कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9899879360 पर कॉल करके या चैटिंग के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना ना भूलिए, या इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लियर कराने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंडरस्टूड? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित। एक और सूचना आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि कल मैंने एक वीडियो, हफ्ते में एक या दो वीडियो करंट के टॉपिक पर आपके साथ शेयर करूंगा, जो चर्चित मुद्दा होगा। कल मैंने डीप फेक कंटेंट पर मैंने चर्चा किया था
कि डीप फेक कंटेंट क्या होता है, डीप फेक वीडियोज क्या, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसको लेकर प्रधानमंत्री महोदय क्यों चिंतित हुए, एक्सेट्रा। तो आपको सप्ताह में एक करंट का जो बहुत चर्चित सबसे न्यूज होगा, उस पर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, लेक्चर आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।